आप सबों को मेरा नमस्कार। अभी विनोद जी ने, अजय ने और मिलिंद ने जो कुछ भी कहा, मिलिंद जी ने, अगर कुल मिला दें तो मेरी बात पूरी हो जाती है। इन दिनों किताब लिखने का एक सिलसिला चल रहा है। तो एक आदमी है, वो साल में 2 लिख देता है। तो हमने कहा भाई कैसे कर लेते हो? तो उसने यही तरीका बताया कि थोड़ा उनका थोड़ा उनका थोड़ा उनका उठा कर किताब लिख देते हैं। तो मेरे पास एक जोखिम है कि मैं ऐसा ही स्पीकर आपके सामने बन सकता हूँ कि तीनों को मिला के मैं अपनी बात रख दूँ। अभी हाल में एक किताब पढ़ रहा हूँ, सेपियंस, और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में मैंने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी, और हर पत्रकार को सेपियंस ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं अपने जीवन में 2 किताबों की बहुत अहमियत देता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय गांधी, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर, सेपियंस को मैं वही रखता हूँ। शानदार किताब है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत जैसे हुई और फिर आज की तारीख में उसके सामने जो जोखिम है, वहाँ तक किताब बहुत कारीगरी के साथ आती है। मैं कारीगरी इसलिए कर रहा हूँ कि शिल्प है, शानदार है। अभी स्कूल के दिनों तक मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं सबकी बातें डाल लूँगा तो मेरी बात कुछ नहीं होगी। तो जब मैं स्कूल जाया करता था तो गांव में सारे मकान खपरेल के हुआ करते थे। ईंट पक्का मकान सिर्फ 1-2 हुआ करते थे। गांव में कभी एम्बेसडर कार आ जाए तो पूरा हुजूम जो बच्चों का हुआ करता था, वो मिट्टी में लेट लेट करके उसका धुआं सूंघने की कोशिश करता था। मेरे दादाजी उस समय एक धर्मयुग पत्रिका हुआ करते थे, विनोद जी, तो मंगाते थे। मेरे दरवाजे पे 3 चीज़ें रहती थीं, एक आर्यावर्त अखबार, एक धर्मयुग पत्रिका और एक प्रदीप मैगजीन। वो भी अखबार ही था हमारे यहाँ का। ये एक माहौल था मेरे गांव का। आज की तारीख में सारे घर पक्के के हैं। हर मोहल्ले में कमोबेश 8 से 10 गाड़ियां आपको मिलेंगी। कारों की बात मैं कर रहा हूं। वो एम्बेसडर अब कहीं आपको दिखती नहीं है। तब पानी 18-20 फुट पे आ जाया करता था। आज मेरे गांव में 200-250 फीट के बाद ही पानी मिलता है, और अब वो नल जल की व्यवस्था होने लगी है। तो गांव में पाइप से पानी जाए, ये सोच से परे कभी हुआ करता था, लेकिन आज एक असलियत है। पहले मेरी दादी कहती थी कि दोपहर में स्कूल से आओगे तो वो लकड़ सूंघा होता है, लकड़ी सूंघाएगा, तुमको लेके चला जाएगा, जाया मत करो। डराने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, भैया बच्चा स्कूल से सीधे से घर आ जाए, कहीं आम के बगीचे में वो आम खाने और पेड़ पर चढ़ने के चक्कर में देर ना हो जाए, गिर ना जाए। आज की तारीख में पबजी है। लकड़ सूंघा तो हमारे लिए एक डर था, पबजी का असलियत है। एक महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आती पबजी खेलते खेलते, और वो हिंदुस्तान का एक मसला बन जाती है। अब ये 30-35 साल में दुनिया कितनी बदली है, मैं आपको इसका अंदाजा दे रहा हूं। इस लिहाज से आपकी अपनी समझ, समाज को देखने का नजरिया, जो चीजें समय के साथ लगातार बदलती रही हैं और लोगों के सवाल बदलते रहे, उनके सरोकार बदलते रहे, उनकी ज़रूरतें बदलती रही हैं, उसको भी आप उस तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये पत्रकारिता की पहली ज़रूरत है। विनोद जी और अजय ने 2 बातें कही, मैं बाद में आऊँगा, चूँकि बुनियादी चीज़ें हैं। पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियाँ हैं आज की तारीख में, और संभावनाएँ हैं, संभावनाओं की बात तो बाद में होगी, लेकिन पिछले 35-40 वर्षों में भारत का समाज जैसे बदला है, उसके पहले उस तरीके से नहीं बदला। वो रफ्तार रही ही नहीं। 100 वर्षों में समाज जितना बदलता है, पिछले 25-30 वर्षों में उतना समाज बदला है। तो ये रफ्तार जो है, इस बताती है कि आपको अपने को उस लिहाज से ही लगातार बदलते रहना पड़ेगा। जो चीज़ें कल अखबार के जरिए मिल कह रहे थे कि 2 या 3 दिन बाद आपको पता चले, सेकंड भर के भीतर आपके पास आ जाती है। समूचे अरब में सिर्फ एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिखा हुआ एक मैसेज 8-10 देशों में क्रांति ला देता है, जिसको स्प्रिंग रिवॉल्यूशन कहते हैं, अरब की क्रांति, जो आज से 7 साल पहले हुई। कई देशों की सत्ता हिल गई। तो ये जो ताकत है मीडिया की, सूचना की,
इसको समझना, उसकी रफ्तार और बदलाव की जो रफ्तार है और बदलाव करने के जो साधन संसाधन और तरीके बदल रहे हैं, वह सब हमारी समझ में है, तो शायद हम बेहतर तरीके से लोगों के पास जा सकते हैं। मेरे दादाजी कांग्रेस के उस समय प्रदेश की कार्यकारिणी में हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो मैं 84 का चुनाव बता रहा हूं आपको, तो हमारे घर पे 300-400 पोस्टर आते थे कांग्रेस के और लेई बना करके, और हम लोग गांव में अलग अलग दीवारों पर चिपकाया करते थे। आज की तारीख में चुनाव जीतना एक प्रबंधन का काम है। चीजें बदल गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वही हैं, उनको उतनी ही सीटें जीतनी हैं, लेकिन उतनी सीटें जीतने के लिए लड़ने का जो तरीका है, लोगों को अपने हक में करने का जो तरीका है, वो बेइंतहा बदल गया है। इस बदलाव को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो मिलिंद जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म वो फ्यूचर नहीं है, वो आज है, तो आज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका असर अखबारों पर, टेलीविज़न चैनलों पर, यही वजह है कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनका अपना मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर नहीं है तो लगातार उस पर उतना ही काम कर रहे हैं जितना वो ब्रॉडकास्ट के लिए काम करते हैं। हर चैनल डिजिटल आपका मजबूत है क्या? आपके टीवी चैनल पर आने वाला मेहमान पहले आपसे पूछता है कि आपके व्यूज़ कितने हैं डिजिटल के। अगर वो इंटरव्यू देता है और किसी के यहाँ व्यूज़ 1.5 लाख है और किसी के यहाँ 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन वाले को पहले बुलाएगा, उसका टीवी चैनल है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी वो हो गया, क्योंकि डिजिटल ये तय कर रहा है कि आपका अपना वजन कैसा है। तो आज की तारीख में वो पहला है। कोविड के दौर में अब ये भी एक बदलाव का बड़ा कारण हमको समझना पड़ेगा कि 2 साल दुनिया ने जो कहर झेला कोविड के तौर पर, 50 लाख से ज़्यादा लोग अगर मरे कोविड के ज़रिए, एक सन्नाटा पसरा पूरी दुनिया में, साधन संसाधन सब धरे के धरे रह गए, इंसान घरों में दुबक गया। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करने का, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक जरिया जो पहले से चल रहा था, उसको तुरंत रफ्तार दी, उसको धार दी डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। उसने टीवी चैनलों में भी काम करने का तरीका बदल दिया, वो भी सारे बंद हो गए। आप एक लिंक भेजिए और लिंक के जरिए, विनोद जी में अभी चैट पे बैठना है, एक हम जूम लिंक भेजते हैं, विनोद जी आ जाते हैं, जूम से जुड़ जाते हैं, नहीं तो आपको ओबी इंजीनियर और ड्राइवर पता नहीं क्या क्या भेजना पड़ता था। तो ये बदलाव आया है। इस बदलाव ने लोगों के बीच में जो राय आपको धीरे धीरे पहले तैयार हुआ करती थी, अब वो चूंकि सूचना का विस्फोट है, तो वो विस्फोट लोगों के भीतर भी बहुत तरीके से आंदोलित करता है उनकी राय को तैयार करने के सिलसिले में। कोविड की बहुत बड़ी भूमिका रही सूचना के दौर में एक अलग तरह से समाज को तैयार करने की खातिर, क्योंकि उसने बहुत तेजी से समाज को बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं कि चैलेंज, अब ये एक माहौल है, इस माहौल के भीतर क्या चुनौती है। क्योंकि हमने टीवी में ही काम किया, अजय भी मेरे साथ है, अजय तो थोड़ा अखबार में किया होगा लेकिन नहीं, मिलिंद जी ने अखबार में किया होगा, लेकिन मैंने अपना पूरा करियर टीवी में जिया है, टीवी ही किया है, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। कोई भी पत्रकार के सामने जितनी चुनौतियां रहती हैं, पत्रकारिता के सामने जितने सवाल रहते हैं, अभी तक आपने सुने हैं। लेकिन वो चाहता है कि बेहतर स्टोरी करे, उसकी स्टोरी हिंदुस्तान में देखी जाए, लोगों के बीच में चर्चा हो और उसका असर लोगों पर पॉजिटिव तरीके से पड़े भी। यह हर पत्रकार चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक रेस है जिसको टीआरपी की रेस कहते हैं। 2 स्थितियां हैं, एक जो आपके घर तक हमारा चैनल पहुंचता है केबल के जरिए, और दूसरा ये कि चैनल के पहुंचने के बाद हर हफ्ते जो नंबर आता है जिसको आप टीआरपी कहते हैं, ये 2 जो है वो न्यूज़ बिजनेस के धंधे में एक अलग तरह का, ये बाहर वाले फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। नॉन स्टेट एक्ट जो कहते हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज देता है और यहाँ कोहराम मच जाता है, कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स। तो न्यूज़ की दुनिया में नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये हैं, जिसको आप बार कहते हैं, जिसको आप केबल ऑपरेटर कहते हैं। अब यह भी जो है एमएसओज के जरिए आ गए हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो हैं वो चलाते हैं केबल। आपके घर में केबल वाला नहीं भेजता है, अब आपके घर में केबल जो हैं देश के जो बड़े उद्योगपति आपको देखते हैं वो भेजते हैं और वो पैसा आपसे लेते हैं।
केबल वाला पैसा आपसे लेगा, केबल वाला पैसा ब्रॉडकास्टर से भी लेगा। और यहां कोई नियम नहीं है, यह नहीं है, आप समझिए कि न्यूज के धंधे में इस देश में हर चीज तरतीब में आ जाए, अनुशासन में आ जाए, लोगों की बेहतरी होती चली जाए, देश अच्छा करे। आप इस मानस से अगर न्यूज के धंधे में हैं तो सबसे बड़ी अराजकता का शिकार आप हैं न्यूज में, केबल के हाथों। कोई नियम नहीं है। मिलिंद जी आए हैं, ये 1 करोड़ में तय कर लेंगे, अजय आए हैं वो 1.25 करोड़ में कर लेंगे, राणा जी गए हैं 1.5 करोड़। केबल के यहाँ कोई नियम नहीं है और इस पर नियम का बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यह इतना कैरेज फीस है, कोई भी चैनल जितने में चलता है उसका आधा कैरेज फीस है। ये हम लोग जो बैठे हुए हैं लगातार न्यूज़ बिजनेस में, कोई भी आदमी अगर न्यूज़ में है, वो न्यूज़ चैनल चला रहा है, एक नेटवर्क चला रहा है, उसने उसमें पैसे डाल रखे तो एटलीस्ट वो ये उम्मीद करेगा कि लगातार वो घाटे में ना जाए। और लगातार घाटे में जाने का सबसे बड़ा कारण केबल ऑपरेटर्स हैं, जो कुल खर्चे का आधा लेते हैं। दूसरा, टीआरपी के रेस में ये बार्क जैसी एजेंसीज हैं जो ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। 1 साल 1.25 साल तक सारे चैनलों को आपने अपने से बाहर का बंद रहे, आपको किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि आपने धतकर्म की, धांधली की, आपने बेवजह के। एनीवेज, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मर्यादा के दायरे से बाहर चले जाते हैं तो आदमी उनको रोक लेता है। लेकिन आपकी अपनी विश्वसनीयता क्या है? कुछ नहीं है। अगर एक आदमी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इस रेस में आते हैं तो फिर आप जो कंटेंट चला रहे होते हैं उस कंटेंट की पूछ परख या उसको पसंद करने वाला आदमी जो बैठा हुआ है उसने पसंद किया कि नहीं किया, ये डिजिटल पे तो दिख जाएगा। कि मिलिंद जी ने एक स्टोरी चलाई कि भैया फलां जगह पर फलां आदमी ने एक बेहतर काम किया है और 1 मिलियन है, लेकिन टीवी पर आप उसी बेहतर आदमी के बेहतर काम को दिखाते हैं तो कहता है कि आपकी रेटिंग तो बहुत पीछे है, और इसके लिए कोई उसके पास सबूत नहीं है। टाइम जो टीआरपी आती है उसके 2 तरह के डेटा होते हैं, एक रॉ डेटा, एक पब्लिश डेटा। रॉ डेटा जो उसमें फंस सकता है, पब्लिश डेटा इसके आधार पर पब्लिश करा डेटा, और ये दोनों नहीं दिखाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है कि भैया आपको रॉ डेटा देना पड़ेगा। जो चीज़ें डिजिटल के जरिए बेइंतहा पसंद की जा रही हैं, जिन खबरों को लेकर के लोगों के बीच में चर्चा है, उन खबरों की कोई पूछ परख टीवी पर नहीं है, ये कैसे संभव है? और आपके पास कोई पैमाना नहीं है, आपसे कोई पूछ नहीं सकता है। तो सबसे पहला काम कि बार्क या तो इसको बाहर किया जाना चाहिए या फिर इसको अनुशासित किया जाना चाहिए। दूसरा, केबल ऑपरेटर्स, यहां सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि आप पर सब्सक्राइबर, आपको पता है जितने डीटीएच प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो टाटा स्काई, एयरटेल, और जितने एमएसओज हैं, हैथवे है, डेन है, जीटीपीएल है, बहुत सारे हैं, 6 करोड़ कुल मिलाकर के 6 करोड़ हाउस होल्ड में आप पहुंचते हैं और 140 करोड़ लोगों का इंसाफ करते हैं आप। वो 6 करोड़ का डेटा कहां है आपके पास? सरकार को पर हाउस होल्ड तय करना चाहिए कि 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा आप लेंगे, क्योंकि डिजिटल है। एनालॉग के समय तो मुझे समझ में आता था कि वहां चूंकि जगहें आपके पास पीछे जाएंगे तो आपको ऑडियो वीडियो खराब होता चला जाएगा, ठीक है। उस समय आपने कहा कि आप यहां हैं तो 2 रुपया और यहां हैं तो 10 पैसे में काम चल जाएगा। लेकिन अब जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, चारों फेज आपके अब इन्वोक्ड हैं, तो फिर क्या है? तय कीजिए कि आप इस ब्रैकेट में हैं और इतना ही पैसा लगेगा। ये तो बिल्कुल दुकानदारी चल रही है। तो जब न्यूज़ चैनल आप चलाते हैं और खर्च जब बढ़ता है, जो अजय कह रहे थे कि जब आप जाते हैं 125 करोड़ के मांगने के लिए, वो कहता है कि 150 करोड़ आपका इंतजाम करो, तो आपके ऊपर दबाव रहता है। उस दबाव से बाहर नहीं जा सकते आप। एक जिम्मेदारी, 1000 परिवार अगर चल रहे हैं तो 1000 परिवारों के चलते रहने का दारोमदार आपके कंधे पर है, तो आपके पास जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों के साथ चलते हैं तो आपको अपनी कंपनी के साथ भी इंसाफ करना है और अपने लोगों के साथ भी न्याय करना है, और आपको यह भी देखना है कि पत्रकारिता मेरी बची रहे। मैं इस बात से कहीं भी कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं
कि न्यूज़ चैनल में रह करके आप बहुत सारे दबाव में रहते हैं और बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। कहाँ नहीं करने पड़ते हैं, बावजूद इसके अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। अजय ने जो कहा कि आप जब न्यूज़ चैनल छोड़ते हैं और छोड़ने की वजह जो बताते हैं कि मेरे साथ तो बहुत सारे समझौते करने की ऐसी शर्त थी कि मैं कर नहीं सकता था, मैं तो बहुत ही सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूँ, और जो बाहर आ जाते हैं तो आप अपने ही व्यूज़ और अपने ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए वही धतकर्म करते हैं, जो धतकर्म जिसका हवाला दे करके आप बाहर गए हैं। ये डाइकोटॉमी ये नहीं चलती। आप किससे फरेब करते हैं, किसको समझाते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि टीवी चैनल मत देखो, टीवी चैनलों में बैठ करके लगातार प्रवचन करते रहने और यही दुकान एनीवेज, और इसी तरह के प्रवचन के जरिए आपने अपनी एक इमेज कर ली, और न्यूज चैनलों के बाहर जाने के बाद फिर हाहाकारी प्रलाप कि मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, ये दोनों नहीं चल सकता है। अगर मैं टीवी, बस 5 मिनट, अगर मैं टीवी बंद कर दूं तो मेरा भी टीवी सरोकार कम हो जाना चाहिए, मेरा भी विश्वास उठ जाना चाहिए, मैं फिर कहीं और दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन मैं यहीं रहूं और फिर यहां मेरे ना होने के बाद वहां जाकर के मैं हाहाकार करूं कि वहां मेरा नहीं बन रहा है, ये विरोधाभास आपका जो है ये आपको सवालों में खड़ा करता है, किसी को भी। तो न्यूज़ की चुनौतियां जो हैं वो बेहिसाब में बहुत ज़्यादा हैं। 2 मिनट लूँगा। भागलपुर स्ट्रॉबेरी खेती है। अब मैं कहूँगी स्ट्रॉबेरी तो आप कहेंगे यार महाराष्ट्र का महाबलीपुरम या फिर हिमाचल, ऐसी जगहों पर ही स्ट्रॉबेरी खेती होती है, लेकिन बिहार में, सुपौल में, सहरसा में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, भागलपुर में स्ट्रॉबेरी की शानदार खेती हो रही है। इस मुल्क में किसानी को बदल देने और किसान की स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ रास्ते जो मुनासिब से दिखने लगे हैं और कुछ हैं तो उनको बताया जाना चाहिए। उसमें यह खेती भी है जिससे एक एकड़ में 7.5 से 8 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है और लोग कर रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी मैं सबसे पहली खबर बना के चलाऊं तो टीवी पे नहीं चलेगा और डिजिटल पे चलेगा, कहां से? ऐसी खबरों को चलाया जाना बहुत जरूरी है। अगर मैंने कोविड के दौरान 16-17 घंटे लोगों की खातिर लगातार मैंने काम किए, घर से बाहर नहीं निकला, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, कभी ऐसा नहीं रहा कि 3 साल 2 साल में मैं घर से बाहर निकल, रोज दफ्तर आता था और रोज 10-12 घंटे मैंने लोगों के लिए काम किया। इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको आईसीयू चाहिए, इनके लिए ये चाहिए, और देश के तमाम हिस्सों में लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। बेंगलुरु में, मुंबई में, देश के अलग अलग हिस्सों में किसी न किसी की मदद वो करते रहे और बताते रहे कि इनका काम ये हो गया। इसलिए नहीं कि मैं कोई महात्मा गांधी हूँ, इसलिए कि इसी चैनल के नेटवर्क में, इसी पत्रकारिता के दायरे में बैठ करके मैंने कोई जगह बनाई होगी, एक साख बटोरी होगी जिसके बूते लोगों को लगता है कि इनके साथ खड़ा हो जाओगे, ये आदमी ठीक है, मदद करो, इसलिए मदद किया। ये इस पेशे की साख है। मिलिंद जी मुझे बाहर में तो बोले कि मैं यहाँ आने का लालच लोग इसलिए रहता है कि यहाँ उन लोगों के बीच में कहने का मौका मिलता है जिनको कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक दादाजी हुआ कर 2 मिनट, तो दादाजी क्या करते, सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा करवाते थे। अब गांव में हर झूर, डंडेर, खेत, मोला सबके लिए लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन जिस दिन कथा हो उस दिन आपस में प्रसाद बांटने काटने के चक्कर में आपस में, का भैया का हाल बा, सब ठीक बता, हाँ ठीक ठीक, सारा झगड़ा खत्म, फला गांव का आदमी मारा था, अरे छोड़ो चलो अभी पीट पाट के आते हैं, गांव अब एक है। तो महीने भर के जितने लफड़े होते थे वो सारे लफड़े निपट जाते थे भगवान सत्यनारायण की कथा में। तो ये जो आयोजन है ना, ये भी 3-4 महीने पर हम लोगों के बीच में होते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और जितने सवाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया।